ज़िलों को मुख्तलिफ हलकों में तकसीम किया जाता, जिसको कहेंगे ZPTCs, ज़िला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। पूरे ज़िले को मुख्तलिफ हलकों में तकसीम कर देते और वहाँ पर इंतखाबात होते। फिर एक सदरनशीन चुना जाता जो पार्टी को अक्सरियत हासिल होती, और एक डिप्टी चेयरमैन होता, सदर और नायब सदर। तो यहाँ पर एक हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता, जो जिला परिषद के कामों की निगरानी करता है। उसको कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्राम पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी रहता, और मंडल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता, जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता। और तमाम जिला परिषद 5 साल के लिए काम करती हैं। हर जिला परिषद में 7 मुस्तकिल कमेटियां होती काम काज करने के लिए। 7 मुस्तकिल कमेटियां होती। अब जहां पर आबादी ज्यादा है, बड़े बड़े शहर है, सिटीज है, तो उन जगहों पर एक होता है म्युनिसिपल कारपोरेशन। और ज्यादा बड़े शहर है तो ग्रेटर या मेगा सिटीज जो होते हैं ना, जैसे हैदराबाद है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन है, GHMC। तो ये जो है शहरों में होते हैं। तेलंगाना में फिलवक्त 11 म्युनिसिपल कारपोरेशन है, निजामाबाद, करीमनगर, हैदराबाद, इस तरीके से मुख्तलिफ, खम्मम, वरंगल, ये 11 म्युनिसिपल कारपोरेशन से। म्युनिसिपल कारपोरेशन भी 5 साल काम करती, और वहां पर मेयर इजलास की सदारत करता। म्युनिसिपल कारपोरेशन में चेयरमैन नहीं होता, बल्कि मेयर और डिप्टी मेयर होता है। मेयर और डिप्टी मेयर, सदर और नायब सदर को शहर कारपोरेशन में मेयर कहेंगे, और नायब सदर को डिप्टी मेयर कहेंगे। मेयर के ओहदे की मियाद 1 साल होती है, और वो शहर का पहला शहरी होता है। मुस्तकिल जो कमेटियां रहती, 7 कमेटियां, उसके ओहदे की मियाद 2 साल होती है, और हर मुस्तकिल कमेटी अराकीन में से एक रुकन को सदर नशीन और दूसरे को नायब सदर मुंतखब करती है। अब ये जो म्यूनसिपालिटी रहेंगी, वहां पे सदर नशीन रहेगा, और जहां पर बड़े शहर रहेंगे वहां पे मेयर रहेगा, 5 साल के लिए काम करता है वो। और 7 जो कमेटियां बनती, उसमें से कमेटियों में कुछ मेंबर रहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करिए आपके शहर में 60 कारपोरेटर्स है, तो क्या करते, 7 कमेटियां बनाए तो 5-5 की, 4-4 की एक कमेटी बनाए थे। तो वो कमेटी क्या करती, एक एक काम देखती। कोई रोड एंड सेफ्टी का देखते, ऐसा अलग अलग कमेटियां अलग अलग काम देखती है। एक म्युनिसिपल कमिश्नर रहता, जो IAS होता है। वो कारपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदेदार भी होता। ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी, मंडल परिषद में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो क्या होता है, एक IAS ऑफिसर होता है। बल्दिया, मालूम ना, जहां पर आबादी कम हो। हम इसके बारे में भी एक पिछली जो क्लासेस हुई ना टेट में, उसमें एक टॉपिक है, उसमें आप देख सकते, उसमें हर चीज मौजूद है। तो उसमें को पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि पूरा क्या है, उसमें इन डिटेल है। ठीक है। बल्दिया म्यूनसिपालिटी की आबादी और आमदनी की बुनियाद पर 5 जोनों में तकसीम करते हैं उसको। ज्यादा आबादी रही तो मेजर ग्राम पंचायत जैसा रहती, वैसा बड़ी म्यूनसिपालिटी भी रहती। बल्दिया के काउंसिल के अराकीन को काउंसलर कहेंगे, और कारपोरेशन के जो अराकीन रहते हैं उनको कारपोरेटर्स कहते हैं। बल्दिया के काउंसलर्स रहते हैं। बल्दिया में भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता, बल्दिया का कमिश्नर कहते हैं उसको। वो बल्दिया का बजट तैयार करता और कामों की निगरानी करता।
पूरे जिले का नज्म नक्श जो चलाता ना वो कलेक्टर चलाता। कलेक्टर जिले के पूरे डिपार्टमेंट्स, कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, वो सब कलेक्टर के कंट्रोल में रहते। बल्दिया के लिए मुस्तकिल कमेटियां जो है ना, वो आंख और कान होती, उसके जरिए बल्दिया को पता चलता कि क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा, ये सारी चीजें। जिला कलेक्टर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के कामों में तालमेल पैदा करता है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबके बड़े बड़े जो ऑफिसर रहते हैं उन सब के बीच में तालमेल का काम करता है कलेक्टर, और वो सबकी निगरानी भी करता। हमारी रियासत में मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी हुकूमत का ये निज़ाम राज है। क्या है हमारे पास? 3 दर्जाती है ना, 6 दर्जाती, बलवंत राय मेहता कमेटी, ग्राम पंचायत है, मंडल परिषद है, जिला परिषद है। ये कौन से है? देही मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी है ये। देही गांव में जो होती है ना, देही मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी, इसमें क्या क्या आते हैं? ये 3 आते, ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद। और एक होता है शहरी मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी, इसमें क्या आते? बल्दिया और कारपोरेशन। ये शहरी है, शहरों में रहते। धर्मापुर गांव ग्राम पंचायत के मुंतखब अराकीन की तादाद क्या होगी? वहां की आबादी है 437। कल हम एक टेबल देखे थे आबादी के हिसाब से, 0 से 300 रहे तो 5, और 500 से 700, ऐसा पूरा टेबल है। देखिए आप, वो टेबल देखना जरूरी है। ऐसा सवाल आता है इम्तिहान में, एक गांव की आबादी 4387 है, तो बताओ वहां पर कितने अराकीन ग्राम पंचायत में होंगे? जिला परिषद के सदर नशीन को इस तरह मुंतखब किया जाता। जिला परिषद के मुंतखब अराकीन, जिला परिषद है ना, जेडपीटीसी, ये जेडपीटीसी जब चुने जाते, ये लोग क्या करते? अपने में से एक को सदर बना देते और एक को नायब सदर बनाते। जिला परिषद की जो कमेटियां होती ना, उसका सदर कौन होता? जिला परिषद का जो सदर है वही उसका सदर होता। म्युनिसिपल कारपोरेशन की मुस्तकिल कमेटियों के अराकीन, म्युनिसिपल कारपोरेशन की मुस्तकिल कमेटियां होती ना, जैसे जिला परिषद में 7 मुस्तकिल कमेटियां हैं, तो यहाँ पर भी मुस्तकिल कमेटियां होती कारपोरेशन में। तो वो कमेटियों के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चुनते हैं? कारपोरेटर चुनते हैं। बल्दिया में काउंसलर्स रहेंगे और कारपोरेशन में कारपोरेटर्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बल्दियात और म्युनिसिपल कारपोरेशन, ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद काम करते हैं। ऐसा सवाल पक्का आता, ये सवाल आता। ठीक है, अब देही मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के बारे में कुछ पूछना है, सवाल है, कुछ डाउट है? नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। कौमी ख्वानदगी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसका क़याम कब अमल में आया? 1988 में आया। रियासत आंध्र प्रदेश, आंध्रा को तश्कील दिया गया 1953 में। जहेज पर इम्तना एक्ट 1961 में हुआ, जिसके तहत जहेज लेना देना जुर्म है। लड़कियों की शादी की अकलतरीन उम्र 18 है, लड़कों की 21 साल है। 33% जो तहफुजात दिए गए ना, वो 73वीं तरमीम के जरिए ख्वातीन को 33% तहफुजात अता किए गए। बच्चों को खतरनाक कामों पर नहीं रखा जा सकता, दफा 24 के तहत, कानून की दफा 24 आर्टिकल 24 के जरिए बच्चों को खतरनाक काम, जैसे कोयले की माइनों में काम कराना, जहरीली गैसें जहां पर खारिज हो सकती वैसी जगहों पर काम कराना पाबंदी है। कौन सा बुनियादी हक जिंदगी के हक का तयक्कुन देता है? आजादी का हक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कौन सा हक जिंदगी के हक का तयक्कुन दे रहा? आजादी का हक। अगर आप आजाद है तो जिंदा है। हेबस कार्पस के बारे में पूछता है, ये क्या है? जो गलत हिरासत का मदाद कर सकता है।
अगर आपकी हिरासत गलत हो रही, आपको गलत पकड़ा जा रहा, तो हेबस कार्पस के जरिए उसको रोका जा सकता है। ये कानूनी अल्फाज है, हेबस कार्पस। इसमें क्या होता, इसके जरिए जो है ना, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी पहले जमानत ले लिए वैसा है, समझिए। ठीक है। दूसरा है रुश्वत सतानी एक्ट, रुश्वत लेना जुर्म है, 1988 में कानून बना। अब ये मुल्की आबादी में एससी का क्या फीसद है, आप उसके लिए गूगल कर लेना, नए जो आदाद शुमार है वो आ जाते, वो ऑथेंटिक रहेंगे, ये पुराने हैं। शेड्यूल कास्ट की इस्तेला, शेड्यूल कास्ट यानी एससी का लफ्ज पहली मरतबा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों के जरिए। 1954 में अतफाल की कौमी पॉलिसी, नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी बनी थी 1954 में। बच्चों की मजदूरी को रहन रखने का एक्ट बना था 1933 में। बच्चों को भी रहन रख लेते थे लोग, बच्चे वहां काम करते थे, जब उनके वालिदैन पैसे देते, जब बच्चों को छोड़ दिया जाता था। बच्चों के रोजगार का एक्ट 1938 में ये बात साफ कर दी गई कि बच्चों को खतरनाक काम अंजाम देने पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है। बच्चों को कारखानों में काम करने की इजाजत नहीं रहती, क्योंकि हमने 8th क्लास में एक पोएम भी है, उसमें कोयले की माइंस के बारे में इंग्लिश में एक पोम है, उसमें कोयले की कानों में काम करने वाले बच्चों के बारे में बताया गया, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। तो वैसा बच्चों को उस वक्त रखा जाता था। ये सबसे अहम है। जिंदगी का हक, दफा 21, इसी के तहत खुदकशी करना हराम है। जिंदगी का हक सबको है, दफा 21 के तहत। और दफा 24 क्या है, बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं रख सकते, और दफा 24 में लिखा गया है। अगर कोई शख्स को हिरासत में लिया जाता तो उसको बताना पड़ता कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, और उसको अपनी मर्जी से वकील रखने का हक रहता, वो सलाह मशवरे अपने वकील से ले सकता, और गिरफ्तार करे सो शख्स को 24 घंटे के अंदर करीबी अदालत में पेश करना पड़ता। हेबस कार्पस क्या है, यहाँ पे डिटेल है, देखो। हेबस कार्पस के मुताबिक अगर किसी शख्स को जबरदस्ती हिरासत में रखा गया हो, तो ऐसी सूरत में अदालत हिरासत में रखने वाले अरबाब इख्तिदार को हिदायत देती है कि वो महरूज शख्स को अदालत के सामने पेश करे और इसको हिरासत साबित करे। कैसा गिरफ्तार करे, पूछते। तो हेबस कार्पस मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा आप, हिंदुस्तान, मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मसाइल। तो बांग्लादेश की मदद करा था हिंदुस्तान 1971 में, और बांग्लादेश को बनने में मदद करने वाला हिंदुस्तान था। साबिका सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और हिंदुस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था 1971 में। एनपीटी ये क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी उस वक्त में जंगों की बहुत ज्यादा रुझान था लोगों में, और तमाम ममालिक हथियारों की दौड़ में लगे हुए थे। तो ममालिक क्या करने लगे, हथियारों को रोकने के वास्ते मुख्तलिफ माहदे करे, तो उन्हीं के ये नाम है। और एक था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह टेस्ट कर रहे थे, तो उससे तीसरी आलमी जंग का खदशा बढ़ गया था, इसीलिए सीटीबीटी भी किया गया। जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज पर मबनी हुकूमत को क्या कहेंगे, अपार्थाइड। ये नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर बनी थी हुकूमत, अपार्थाइड, काले लोगों की, हबशी लोगों की हुकूमत। अब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सरहदी लाइनों के नाम है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो है रेड क्लिफ लाइन, और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो है मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, हिंदुस्तान और चीन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रेड क्लिफ लाइन।
हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हुई थी 1962 में, चीन घुस गया था। सार्क मालूम ना, ये 1985 में बना, बांग्लादेश के सदर मुकाम ढाका पे। इसके बारे में हम डिटेल अभी देखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुने आप, उसका मंशूर बना, कानून बनाए वो लोग सैन फ्रांसिस्को के मुकाम पर, और अक़वाम मुत्तहिदा कायम किया गया, बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बारे में मैं अभी डिटेल बोलने वाला हूँ आपको। हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, नीदरलैंड में है, ये हेग के मुकाम पे नीदरलैंड में है। इसमें जो जज काम करते हैं उनकी मियाद 9 साल रहती। हिंदुस्तान में दुनिया के जंगलात का सिर्फ 1% है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा मोतमद कौन है वो आप पता करिए। किसी को जवाब मालूम है क्या? बोलिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अब के जो जनरल सेक्रेटरी है वो है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस है उनका नाम, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस। 2024 से है ये, और वो जो है पुर्तगाल के है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी थे इससे पहले वो। अब जो है UNO के सेक्रेटरी है। कौन? एंटोनियो गुतरेस। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बैंक लोगों को, ममालिक को कर्जे देता, बड़े बड़े मुल्कों को, हिंदुस्तान को भी देता। अक़वाम मुत्तहिदा का एक फंड है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक़वाम मुत्तहिदा इसका इस्तेमाल करता। अक़वाम मुत्तहिदा में चंद ममालिक को मुस्तकिल रुकनियत है, इनको नहीं हटा सकते। ये है चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो हम लोग पढ़ते वक्त इसका कैसा याद रख लेते थे? चाफर। चीन से चीन, अलिफ से अमेरिका और इंग्लैंड, फे से फ्रांस, रे से रूस, चाफर। 5 ममालिक है, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना लेके आप याद रख सकते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट मेंबर्स हैं, मुस्तकिल रुकन, दूसरे आते जाते, लेकिन ये हमेशा रहते। इनको एक हक हासिल रहता, वो है वीटो। अगर इसमें से कोई भी अगर किसी भी कानून की मुखालिफत करते हैं तो उसकी सूरत में क्या होता? वो कानून मंजूर नहीं होता। इतना ज्यादा इन लोगों को पावर हासिल है, वीटो पावर कहेंगे इसको, ये कंट्रीज को हासिल है, ठीक है। कुछ पूछना है क्या यहाँ पे? ठीक है। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तिजारत के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका एब्रीवेशन है ये, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1953 में। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का आलमी ऐलाननामा कब किया था? 1948 में। इंटरनेशनल क्या कहेंगे इसको? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, 10 दिसंबर को हुआ था ये, ठीक है, 10 दिसंबर को होता है, 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया था। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की जंग 3 मरतबा हुई, 1948 में, 1965 में और 1971 में। बांग्लादेश को आज़ादी मिली हिंदुस्तान की वजह से। ये दौलत मुश्तरिका है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उनकी जो 1983 कॉन्फ्रेंस के बारे में है, प्रेजेंट के बारे में आप देख लेना, मैं आपको अभी आगे वो बताऊंगा। ट्रैफिक की तालीम का इंतजाम, ट्रैफिक का इंतजाम खासकर ट्रैफिक की तालीम पर मुनहसर होता है। मनसूबाबंद एहतियाती तदाबीर से हादसे रुकते, यानी
सड़क पर कैसा चलना, एहतियात बरते तो हादसे रुकते। इस गली में दाखिल मत हो जहां पर ममनू का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा रहता ना, नो एंट्री, वहां पे नहीं जाना। 3 फुट के फासले पर मोटरसाइकिल को रोक देना चाहिए। अब कोई भी गाड़ी है ना, उससे कम 3 फीट दूर पे रहना आप, ताकि कभी पीछे आए तो वो एक्सीडेंट ना हो। तो ये सारे जो है ना ट्रैफिक के उसूल है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। एक दो चीजें हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, एक है सार्क और दूसरा है यूएनओ। इसके बारे में हम अब अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। अब तक की क्लास में कुछ डाउट है तो पूछिए, हम सार्क और यूएनओ को देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो यूएनओ जो था ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, ये इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया में अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक को फ़रोग़ दिया जा सके। ये 1945 में बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया। पहले जो है ना, इसमें सिर्फ 51 ममालिक शामिल थे। अब कितने हैं? अब 193 हैं। पहले सिर्फ 51 थे, पहली मर्तबा जब यूएनओ की बैठक हुई। इसका मकसद मालूम ना आपको? अमन, सलामती, हिफाजत, समाजी तरक्की और बेहतरीन जिंदगी को फरोग देना यूएनओ का मकसद है। इसके पास एक कोर्ट भी है, जैसा हम अभी देखे ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, वो नीदरलैंड हेग में काम करता और वहां पर 15 जजेस रहते जो 9 साल की उम्र के 9 साल की मियाद के लिए काम करते। यूएनओ के चार्टर में उसके उसूल लिखे हुए हैं, क्या क्या करना है, कैसा कैसा करना है। इसमें 193 ममालिक है। चलिए अब और इसमें हम आगे देखेंगे। सॉरी, अक़वाम मुत्तहिदा कब बना? दूसरी आलमी जंग के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम अमल में आया। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में मानतहन के मुकाम पर न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है यूएनओ का। ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी तंजीम है। इसमें जो जबानें हैं ना, ये भी बहुत अहम सवाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जबानें कौन सी है? फ्रेंच, रशिया, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीस और अरबिक। अब इसका आप कुछ भी फार्मूला बना के पढ़ लेना। कैसा ले सकते हैं हम? फ्रेंच है, रशियन है और इंग्लिश है, स्पेनिश है, चाइनीस है, अरबिक है। अब इसको आप जैसा अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनता जो आपको याद रह सकता वो बना लिए तो अच्छा रहता। ऐसा ही पढ़ सकते इसको, फ्रेस्का, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, चाइनीस लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज। फ्रेस्का, FRESCA। तो ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 5 जबान, 1 2 3 4 5 6 जबानें हैं, लेकिन इसका जो काम काज चलता वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच में चलता। ये तो जबानें हैं वहां पर, लेकिन जो काम काज चलता इंग्लिश और फ्रेंच में। जैसा हिंदुस्तान में 23 जबानें हैं दस्तूर के हिसाब से, लेकिन काम कहीं में चलता, 2 ही में चलता है मरकजी हुकूमत में, इंग्लिश और हिंदी में। तो वैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा में 2 जबानें हैं जिसमें काम काज चलता, इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें 193 ममालिक है।
और इसका मकसद क्या है? आलमी अमन बरकरार रखना, ममालिक के दरमियान एक दूसरे की मदद, समाजी, माशी, तहजीबी, सकाफती, इंसानी चीज़ों को फ़रोग देना, ये इसका मकसद है। अब इसमें इसके अज्जा भी है, यूएनओ में क्या-क्या है? एक है सेक्रेटेरिएट पहला, दूसरा है बैनुल अक़वामी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल और उसके बाद है जनरल असेंबली और एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप। तो इसके ये जो है ना कितने अज़्ज़ा है इसके? 6 अज़्ज़ा है। 1994 में इसको निकाल दिए, अब ट्रस्टीशिप नहीं है, अब सिर्फ 5 अज़्ज़ा है। क्या-क्या है? सेक्रेटेरिएट है, आलमी बैनुल अक़वामी अदालत आईसीजे है और उसके बाद क्या है? नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 5 अज्जा है इसके अक़वाम मुत्तहिदा के। ठीक है, 6वां निकाल दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का दिन कब मनाया जाता? 24 अक्टूबर को मनाया जाता। इसका पहला इजलास कब हुआ था? 1944 में। कौन सा था वो? डम्बटन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन के मुकाम पर। किसके बारे में? आलमी अमन भाईचारगी के बारे में बात करने के लिए। बाद में फिर अक़वाम मुत्तहिदा बनता। साउथ सूडान जो है, जनूबी सूडान 193वां मुल्क है जो 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ था। आखिरी मुल्क है ये 193। एफडी रोजवेल्ट जो 32वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम सजेस्ट किया, उन्होंने ही इसका नाम रखा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो कहाँ पर साइन किया गया? सेंस फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 26 जून 1945 को 51 स्टेट्स ने सैंक्शन किया, मंजूर किया था। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। सवालत कैसे आते? ये आते अक़वाम मुत्तहिदा का 193वां मुल्क कौन सा है या आखिरी मुल्क कौन सा है? हाँ, और ये आते प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में आते, उसके मकसद के बारे में आते, जुमला रुकन ममालिक के बारे में पूछा जाता। तो इस तरीके से ये चीजें आती है। ठीक है, अब देखिए आप सार्क के बारे में। सार्क में क्या है? सार्क का सदर मुकाम कहां पर है? काठमांडू में है, नेपाल में। और इसका ये जो एसोसिएशन बनी, कहां पर बनी? ये बनी ढाका में, बांग्लादेश के सदर मुकाम पर 8 दिसंबर 1985 को सार्क का क़याम अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर ऑफिस का है काठमांडू, नेपाल में है। इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। 7 ममालिक शामिल है इसमें। ठीक है, कॉमन है मैडम, पेपर 2 पेपर 1 सब कॉमन है, सिलेबस पूरा। अब ये ममालिक को याद रखने का एक शॉर्टकट है, देखिए आप। इसका शॉर्टकट है एमबीबीएस पेन। देखिए ऐसा। अब सार्क के कंट्रीज जो है ना, सार्क का फुल फॉर्म क्या है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद के लिए सार्क बनाया गया। इसके कंट्रीज जो है ना, MBBS पेन, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं आप। M का मतलब क्या है, मालदीव्स, B का मतलब है बांग्लादेश, और एक B है भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो इस तरीके से ये 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस खत्म हो जाता। और एक टॉपिक है सिविक्स में, वो है देही मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के बारे में। आप वो टॉपिक के लिए टेट की जो क्लासेस हुई थी ना, वो क्लासेस में वो चीजें मौजूद। वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही ना? जी, तो ठीक है, यहाँ पर एक क्लास खत्म हो जाती, सिविक्स खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम इकोनॉमिक देखेंगे। कुछ भी डाउट रहा तो कभी पूछ सकते हैं आप। ये सार के बारे में आवाज सुनाई नहीं दी क्या? सार के बारे में आप नहीं सुने? फिर से बोलना। यूएनओ और सार्क, अफरोज फातिमा, मसीरा फरहीन, सार्क और यूएनओ के बारे में सुने या कुछ बोलना है इसमें से? म्यूट हो गया था बोल रहे थे ना आप। सार्क, अच्छा, MBBS पेन की बात नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। सार्क की कंट्री यूएनओ में भी शामिल है। सार्क की कंट्रीज यूएनओ में भी शामिल है। सार्क एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।